10 नवंबर 2020 को एक चीनी पनडुब्बी फैंडोजा उस दबाव भरे अंधेरे शून्य में उतरी। ये समुद्र तल तक पहुंची, एक रोबोटिक भुजा बढ़ाई और ग्रह के सबसे गहरे बिंदु पर एक चीनी झंडा लगाया। इसे चैलेंजर डीप कहा जाता है, जो मारियाना ट्रेंच में सतह से 35,900 फीट नीचे है। लेकिन ये हैरानी की बात नहीं थी। वॉशिंगटन के पास चीन के आने की 4 साल की खुफिया जानकारी थी। अमेरिकी सरकार ने देखा कि चीन ने अभी क्या किया है, पूरी तरह समझा कि इसका क्या मतलब है, और फिर भी कुछ भी न कहने का फैसला किया। वो चुप्पी साफ बताती है कि दुनिया की सबसे गहरी तह में क्या हो रहा है। प्रशांत क्षेत्र की हर सरकार ने यही कहानी सार्वजनिक की है। मैरियाना ट्रेंच को बस एक मासूम सी जिज्ञासा माना जाता था, जिस पर समुद्री जीव विज्ञानी ध्यान देते थे। वो इतनी गहरी और उग्र मानी जाती थी कि किसी और काम की नहीं समझी जाती थी। कम से कम आधिकारिक कहानी यही थी। ट्रेंच की कीमत इस बात में है कि गहराई आवाज को कैसे बदलती है और आवाज पनडुब्बियों पर क्या असर डालती है। अप्रैल 2026 तक अमेरिकी नौसेना पश्चिमी प्रशांत महासागर के समुद्र तल का गोपनीय मानचित्रण कर रही है। 2016 से चीन ने दर्जनों मानवयुक्त और मानव रहित मिशन समुद्र की गहराई में भेजे हैं। जापान, दक्षिण कोरिया, भारत और ऑस्ट्रेलिया ने भी उन्हीं समुद्री क्षेत्रों में अपने गहरे समुद्र कार्यक्रम तेज कर दिए हैं। प्रत्येक प्रशांत शक्ति उसी छोटे, देखने में महत्वहीन समुद्री क्षेत्र में पैसा लगा रही है। 2024 में चीनी अनुसंधान जहाज शेनयांग होंग 06 ने काम शुरू किया। इसने गुआम के पश्चिम में लगभग 17,000 वर्ग मील समुद्र तल का सर्वेक्षण किया। वे स्विट्जरलैंड से बड़े क्षेत्र को स्कैन कर रहे थे। जहाज के सोनार उपकरण ध्वनि मॉडलिंग के लिए हैं, समुद्र तल मानचित्रण के लिए नहीं। जहाज ट्रैकिंग डेटा से पता चला कि वही जहाज ताइवान और फिलीपींस के बीच काम कर रहा था, जो महत्वपूर्ण है। यही एकमात्र रास्ता है जिससे अमेरिकी पनडुब्बी खुले प्रशांत महासागर से दक्षिण चीन सागर जाती है। सभी सरकारें कहती हैं इसमें कुछ भी सैन्य नहीं है, लेकिन नौसेना विशेषज्ञों ने जो 2026 की शुरुआत में इन पैटर्न्स को देखा, उनका कहना है कि मामला कुछ और है। सार्वजनिक तौर पर ये मछली पकड़ने के अधिकारों के बारे में नहीं है। इसका उद्देश्य उससे कहीं अधिक खतरनाक है। मैरियाना ट्रेंच समुद्र तल पर 1,600 मील लंबा घाव बनाती है और ये अभी भी बढ़ रही है। 180 मिलियन वर्षों से एक टेक्टोनिक प्लेट दूसरी के नीचे सरक रही है, जिससे समुद्र तल में इतनी जोरदार रगड़ होती है कि 8 तीव्रता के भूकंप आ सकते हैं। उस गहरे गर्त के अंदर कहीं चैलेंजर डीप है, जो पृथ्वी का सबसे गहरा ज्ञात बिंदु है। लेकिन यहाँ नीचे सिर्फ वही एक गहरा गर्त नहीं है। पूर्व में गुआम के पास सेराना डीप नामक एक गहरी खाई है, जो 35,000 फीट से भी अधिक गहरी है। कई देशों के अनुसंधान पोत वर्षों से इन दोनों स्थानों के ऊपर काम कर रहे हैं। इनके नीचे जो कुछ भी है, उसमें जीवित रहना लगभग असंभव है। यहाँ नीचे दबाव लगभग 16,000 पाउंड प्रति वर्ग इंच है। यह है आपके शरीर पर अभी पड़ रहे वायु दबाव से 1,000 गुना से भी ज्यादा है। लगभग 8 टन हर वर्ग इंच को कुचलता हुआ। अगर आधुनिक टाइटेनियम का ढांचा 1 इंच के छोटे से हिस्से से भी फेल हो जाए, तो वो 1 सेकंड से भी कम समय में चकनाचूर हो जाएगा। यहाँ तापमान 1 से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है, जो जमने से थोड़ा ऊपर है। चारों ओर अंधेरा होता है और सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती। ये धरती के सबसे प्रतिकूल जगहों में से एक है और अब हर सरकार इसे चाहती है। ये खाई प्रशांत महासागर में अमेरिका चीन प्रतिस्पर्धा के केंद्र में है। गुआम और नॉर्दर्न मारियाना द्वीप समूह दोनों अमेरिकी क्षेत्र हैं, जो लगभग 200 मील उत्तर पूर्व में हैं। इन द्वीपों पर हवाई के पश्चिम में कहीं भी अमेरिकी सैन्य उपकरणों की सबसे बड़ी तैनाती है। गुआम सिर्फ प्रशांत महासागर में एक और द्वीप नहीं है, ये पृथ्वी पर सबसे अधिक सैन्यीकृत भूमि में से एक है। जब भी द्वीप के आसपास के पानी में कुछ भी होता है, तो उस पर बहुत बारीकी से नजर रखी जाती है। एंडरसन एयरफोर्स बेस पश्चिमी प्रशांत का एकमात्र बेस है, जो अमेरिका के B-1, B-2 और B-52 बॉम्बर को स्थायी रूप से तैनात कर सकता है। कुछ मील दूर नेवल बेस गुआम है, जो सबमरीन स्क्वाड्रन 15 और रोटेशन पर तैनात परमाणु संचालित आक्रमण पनडुब्बियों की एक टुकड़ी का ठिकाना है, जिसमें वर्जीनिया क्लास पनडुब्बियां भी हैं, जो 2024 से यहां संचालित हो रही हैं। पेंटागन में गुआम को भाले की नोक कहा जाता है।
एंडरसन से हर साल करीब 1500 बॉम्बर मिशन रवाना होते हैं। इस द्वीप पर बड़ा ईंधन भंडार, भारी गोला बारूद और इतनी ताकत है कि वह कुछ घंटों में इंडो पैसिफिक में अमेरिकी सैन्य शक्ति पहुंचा सके। जनवरी 2023 में मरीन कॉर्प्स ने कैंप ब्लास्ट को फिर सक्रिय किया, जो अब 5000 मरीन सैनिकों के त्वरित प्रतिक्रिया अभियानों का बेस है। ये लगभग 70 वर्षों में दुनिया में कहीं भी बनाया गया पहला नया मरीन बेस है। केवल नेवल बेस गुआम से ही 28 अलग-अलग तैनात कमानें संचालित होते हैं। द्वीप की सैन्य गतिविधियां हर साल स्थानीय अर्थव्यवस्था में 1.5 अरब डॉलर से ज्यादा योगदान देती हैं। गुआम के पास की खाई में कुछ ऐसा है जो सेनाओं को उस पर खास ध्यान देने को मजबूर करता है। एक ऐसी जगह जहां ध्वनि सामान्य ढंग से फैलना बंद कर देती है। दबाव, तापमान व नमक की सांद्रता समुद्र में ध्वनि तरंगों को अनोखे व अप्रत्याशित तरीके से मोड़ती हैं। सिग्नल मुड़ते हैं, गूंजें भटकती हैं, शोर एक ओर हजारों मील तक जाता है, दूसरी ओर गायब हो जाता है। कुछ गहराइयों पर ध्वनि नौसेना के सोफार चैनल में चली जाती है, जो पानी की वो परत है जो शोर को पूरे महासागर में फैला सकती है। लेकिन खाई इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण चीज बनाती है, छाया क्षेत्र। ऐसी जगहें जहां ध्वनि बिल्कुल नहीं पहुंचती, उन जेबों में छिपी पनडुब्बी गायब हो जाती है। सतह का सोनार या विमान उसे नहीं ढूंढ सकते, अन्य पनडुब्बियां भी उसे नहीं ढूंढ सकती, जब तक कि उनके पास वही स्थानीय नक्शा ना हो जिसमें ये क्षेत्र दिखाए गए हों। वो नक्शा प्रशांत महासागर का सबसे कीमती सैन्य दस्तावेज है, जिसे अमेरिका ने दशकों गुप्त रूप से तैयार किया। ये नक्शा अमेरिकी पनडुब्बी कप्तानों को सही जगह बताता है जहां वे गायब हो सकते हैं, और ये भी बताता है कि वही चाल चलने के लिए दुश्मन की पनडुब्बियों को ठीक कहां जाना पड़ेगा। जिस नौसेना के पास ये नक्शा है, उसके पास पूरी ताकत है। वो तय करती है कि इस क्षेत्र में होने वाली किसी भी पानी के नीचे की लड़ाई में कौन बचेगा और कौन मरेगा। तो जब नवंबर 2020 में चीन समुद्र तल पर उतरा, तो वे कोई झंडा नहीं गाड़ रहे थे, वे एक रणनीतिक सवाल खड़ा कर रहे थे। क्या उन्होंने अभी-अभी उस नक्शे का कितना हिस्सा कॉपी करना सीख लिया था? 23 जनवरी 1960 को एक अमेरिकी नौसेना अधिकारी डॉन वॉल्श नामक व्यक्ति ट्रिएस्टे नामक बाथिस्कैफ में चढ़े। उनके साथ स्विस इंजीनियर जैक्स पिकार्ड भी थे। ये 6 फीट से थोड़ी बड़ी स्टील की गेंद थी, जो एक विशाल टैंक के नीचे लटक रही थी, जिसमें 34,000 गैलन पेट्रोल था। उन्होंने गुआम के तट से उतरना शुरू किया और धीरे धीरे प्रशांत महासागर के अंधेरे में चले गए। यह यात्रा लगभग 5 घंटे चली। शुरुआत में पोर्थोल के बाहर जीवन था। नाव के नीचे जाते ही बायोल्यूमिनिसेंट जीव कांच के पास से गुजरते रहे। 29,500 फीट की गहराई पर अचानक एक तेज दरार की आवाज पोत में गूंजी। वॉल्श और पिकार्ड को पता नहीं था क्या टूटा है, और वे सतह के जहाज की आवाज भी नहीं सुन सकते थे। वे उस बिंदु से आगे जा चुके थे जहां बचाव नामुमकिन था। अब सिर्फ एक विकल्प था। उन्होंने आगे बढ़ने का निर्णय लिया। बाद में पता चला कि दरार बाहरी सुरंग की प्लेक्सी ग्लास खिड़की से आई थी। चालक दल का डिब्बा मोटे स्टील हैच के पीछे था और सुरक्षित रहा। वे समुद्र तल पर 20 मिनट रुके। सतह पर आने पर दुनिया ने देखा कि नौसेना ने 2 खोजकर्ताओं को बधाई दी। जो दुनिया ने नहीं देखा वो उसी दिन सबमरीन से निकाले गए सेंसर रीडिंग्स और ध्वनिक डेटा थे, जिन्हें गोपनीय अधिकारियों के हवाले कर दिया गया। ये गोता प्रोजेक्ट नेपच्यून के गुप्त मिशनों का हिस्सा था, जिसे आधिकारिक रूप से वैज्ञानिक अन्वेषण बताया गया। असल में अमेरिकी नौसेना उस खाई का अध्ययन ध्वनिक वातावरण के रूप में कर रही थी। नेवल रिसर्च कार्यालय ने अभियान चलाया, जबकि विध्वंसक पोत यूएसएस लुईस ट्रिएस्ट के साथ था। उसने सैकड़ों छोटे विस्फोटक चार्जेस को खाई में गिराया और ये मापा कि उनकी गूंज कैसे वापस आती है। हर विस्फोट ने खाई के बारे में कुछ नया बताया। इससे उन्हें समुद्र तल की सबसे गहरी कटाव का सटीक स्थान मिला। इसके अलावा उन्हें पहली बार किसी महासागरीय खाई के अंदर से ध्वनि के प्रसार का असली डेटा भी मिला। प्रोजेक्ट नेपच्यून को सैन डिएगो की नेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लेबोरेटरी ने संचालित किया। इसकी लिखित लक्ष्यों में 3 बातें शामिल थीं: पानी के स्तंभ में ध्वनि की गति, गहराई पर तापमान और नमक का स्तर, और पानी के नीचे ध्वनि अनुसंधान के लिए प्रत्यक्ष समर्थन, खासकर एक कार्यक्रम के लिए जिसे सोसस कहा जाता था। साउंड सर्विलेंस सिस्टम 1950 के दशक के अंत तक
पहले से ही पृथ्वी पर सबसे महंगे गोपनीय परियोजनाओं में से एक था। अटलांटिक और पैसिफिक महासागरों के समुद्र तलों पर हाइड्रोफोन का विशाल नेटवर्क चुपचाप सुन रहा था। शुरुआती नेवी दस्तावेजों में इसका कोड नाम जेजेबेल था। यह सोफार चैनल का उपयोग करता था, वही गहरे समुद्र की परत जिसे ट्रिएस्ट मिशन समझने में मदद कर रहे थे। सिद्धांत रूप में इस परत में फंसी ध्वनि हजारों मील तक बिना कम हुए यात्रा कर सकती थी। इसका अर्थ था कि सोवियत पनडुब्बियों को अमेरिकी जल क्षेत्र से पहले ही सुन लिया जाता था। 1950 के दशक के अंत तक सोसस दोनों महासागरों के समुद्र तलों पर चालू हो चुका था। किनारे पर प्रशिक्षित ऑपरेटर केवल प्रोपेलर की ध्वनि से अलग अलग सोवियत पनडुब्बियों की पहचान कर सकता था। क्यूबा मिसाइल संकट में इसने क्यूबा की ओर बढ़ती पनडुब्बियों का, जिनमें से कुछ के बारे में माना जाता था कि वे परमाणु टॉर्पीडो ले जा रही थीं, पता लगाया, जिससे व्हाइट हाउस को पहली बार पानी के नीचे खतरे की वास्तविक समय की तस्वीर मिली। यह सिस्टम पहली बार 1991 में सार्वजनिक हुआ। 30 साल तक नौसेना के बाहर कोई नहीं जानता था कि ये मौजूद है। ट्रिएस्ट ने नौसेना को खाई के अंदर से सीधे रीडिंग्स दी, जो जासूसी ग्रिड नहीं कर सका। ये रीडिंग्स वहीं मौजूद उपकरणों से ली गई थीं। ये डेटा गोपनीय फाइलों में जाता रहा और ये सिलसिला कभी नहीं रुका। अगले 30 वर्षों में नौसेना ने ऐसे कार्यक्रमों के जरिए गहरे प्रशांत महासागर की अपनी तस्वीर बनाना जारी रखा, जो कागजों पर कभी अस्तित्व में ही नहीं थे। स्वायत्त पानी के नीचे चलने वाले वाहन, रिमोट सेंसर्स, समुद्र तल पर लगे स्थायी ध्वनि सरणियां, तकनीक लगातार बेहतर होती गई। नक्शा भी लगातार और स्पष्ट होता गया। शीत युद्ध के अंत तक शैडो जोन एक फुट तक मैप हो चुके थे और अमेरिकी पनडुब्बी कप्तान जानते थे कि कहां गायब होना है। उन्हें पता था कि उनकी नकल करने वाले को कहां जाना होगा। वही नक्शा प्रशांत महासागर में अमेरिकी पनडुब्बी प्रभुत्व की नींव बना। और फिर बीजिंग ने तय किया कि वो भी एक चाहता है। चीन का डीप सी प्रोग्राम 2020 में झंडा लगाने से शुरू नहीं हुआ था, ये एक दशक पहले शुरू हुआ था। पहली डीप सी सबमर्सिबल का नाम जियाओ लॉन्ग था, जिसका नाम एक पौराणिक जल ड्रैगन के नाम पर रखा गया था, जो गहराइयों का शासक माना जाता है। इसके नेता शू छिनान थे, जो शंघाई जियाओतोंग यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ नेवल आर्किटेक्चर, ओशियन और सिविल इंजीनियरिंग के पूर्व प्रोफेसर थे। उस समय तक उन्होंने दशकों तक लगभग पूरी तरह से चीन की छोटी लेकिन बढ़ती सबमर्सिबल इंजीनियरिंग की दुनिया में काम किया था। 2000 के दशक की शुरुआत से चीनी सरकारी फंडिंग देश के बाहर लगभग अज्ञात अनुसंधान संस्थानों में जा रही थी। पहला प्रोटोटाइप यंगजी नदी के पास हैंगर में बना और 2009 तक समुद्री परीक्षणों के लिए तैयार था। जियाओ लॉन्ग ने मई से जुलाई 2010 के बीच दक्षिण चीन सागर में अपना पहला असली गहरे समुद्र का अभियान शुरू किया। कुल मिलाकर 17 गोते लगाए गए और हर एक गोता ऐसे इलाकों में गया जहां मानव उपस्थिति अब भी दुर्लभ थी और ज्यादातर प्रयोगात्मक थी। शुरुआती अभियानों में सबसे गहरा गोता करीब 12,300 फीट तक पहुंचा, जिसमें 3 लोग थे। जुलाई 2011 तक सबमर्सिबल शुरुआती परीक्षण सीमा से आगे बढ़कर उत्तर पूर्वी प्रशांत महासागर में करीब 16,600 फीट गहराई तक गया था। झाओ लॉन्ग के रोबोटिक हाथ ने एक पहले गोते में दक्षिण चीन सागर की समुद्र तल पर चीनी झंडा लगाया था। इसने मरियाना ट्रेंच में 23,000 फीट की गहराई पर एक और झंडा लगाया। उस समय भी यह इशारा था कि यह कार्यक्रम वास्तव में विज्ञान के बारे में नहीं था। उस गहराई की क्षमता के साथ जियाओ लॉन्ग लगभग 99.8% दुनिया के महासागरों में काम कर सकता था। इससे बीजिंग एक खास क्लब में शामिल हो गया। उससे पहले केवल अमेरिका, जापान, फ्रांस और रूस इसमें शामिल थे। देखने वालों के लिए साफ था कि चीन अनुसंधान बेड़ा नहीं बल्कि एक क्षमता बना रहा था, ठीक वैसे ही जैसे उसने सतही नौसैनिक बेड़ा, अंतरिक्ष कार्यक्रम और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री बनाई थी। तरीका वही था। संयुक्त राज्य अमेरिका के पास क्या है और वो क्यों काम करता है, इसका अध्ययन करो। फिर उस फासले को धीरे धीरे, प्लेटफॉर्म दर प्लेटफॉर्म, साल दर साल पाटो। जियाओ लॉन्ग सिर्फ शुरुआत थी। 2016 में दूसरी पीढ़ी का वाहन आया, शैनहाई योंगशी, जिसका मतलब है डीप सी वॉरियर, यानी गहरे समुद्र का योद्धा। अपने पूर्ववर्ती के विपरीत ये लगभग पूरी तरह से घरेलू पुर्जों से बना था।
लगभग 95% चीनी निर्मित। ये जियाओलोंग जितना गहरा नहीं गया। इसकी अधिकतम संचालन गहराई लगभग 14,800 फीट थी, लेकिन इसे किसी और चीज के लिए डिजाइन किया गया था, सहन शक्ति। मिशन 10 घंटे तक चल सकते थे। फेंडोजा उसी साल लॉन्च किया गया था। हर पीढ़ी पिछली से ज्यादा गहराई तक गई। हर नाव में बेहतर उपकरण लगे थे और वे पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी की जरूरतों के और करीब थीं। अब ये मिलकर एक स्तरीय बेड़ा बनाती हैं। डीप सी वॉरियर कम गहराई वाले काम संभालता है। जियाओलोंग बीच का हिस्सा कवर करता है। फेंडोजा सबसे नीचे तक जाता है। इनके पीछे की संरचना ही सबसे अहम है। बीजिंग इसे खुलकर नागरिक सैन्य एकीकरण के रूप में वर्णित करता है। ये शी जिनपिंग के तहत एक नीतिगत दिशा है जो वैज्ञानिक अनुसंधान और रक्षा क्षमता के बीच पारंपरिक विभाजन को हटा देती है। जो सतह पर समुद्री विज्ञान जैसा दिखता है, वह दरअसल नीचे जानबूझकर कुछ और भी है। ये एक दीर्घकालिक रणनीति है ताकि गहराई में कुछ भी राष्ट्रीय पहुंच से बाहर न रहे। 2016 में छिंगदाओ नेशनल लेबोरेटरी फॉर मरीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने पीएलए नेवी सबमरीन एकेडमी के साथ साझेदारी की। दोनों ने समुद्री एकीकरण अनुसंधान के लिए संयुक्त प्रयोगशाला बनाई। इसका संचालन रियर एडमिरल दा लियान लोंग ने किया, जो पीएलए नेवी के वैज्ञानिक थे और समुद्र के भीतर होने वाले युद्ध पर काम करते हुए अपना करियर बिताया। प्रयोगशाला के शोधकर्ताओं ने नागरिक अंडर वाटर ग्लाइडर्स में ध्वनिक सेंसर लगाए, जिससे वे विज्ञान उपकरणों से पनडुब्बी रोधी युद्ध उपकरण बन गए। जब नागरिक सैन्य एकीकरण शब्द ने विदेशों में असहज ध्यान आकर्षित करना शुरू किया, तो प्रयोगशाला ने बस अपना सार्वजनिक नाम बदल लिया और काम चलता रहा। पीएलए नेवी अधिकारियों ने शैक्षणिक सम्मेलनों में भाषण दिए और खुलकर गहरे समुद्र के मानचित्रण को पनडुब्बियों की ओझल रहने की क्षमता से जोड़ा। कार्यक्रम से जुड़े शैक्षणिक शोध पत्रों में वैज्ञानिक उपयोगों के साथ साथ सैन्य उपयोगों का भी उल्लेख किया गया। चीनी सरकारी मीडिया ने गहरे समुद्र में प्रयासों का कई बार सैन्य दृष्टि से वर्णन किया और वॉशिंगटन ने उसका हर शब्द पढ़ा। इसी वजह से अमेरिकी खुफिया समुदाय में किसी को भी तब हैरानी नहीं हुई जब फेंडोजा लगभग 35,800 फीट की गहराई पर पहुंचा। उन्हें ठीक ठीक पता था कि वो नाव क्या कर रही थी। वो पनडुब्बी सिर्फ तस्वीरें ही नहीं ले रही थी, बल्कि और भी बहुत कुछ कर रही थी। उसमें 2 मैकेनिकल आर्म्स, 7 अंडर वाटर कैमरे, कई सोनार और हाइड्रोलिक ड्रिल्स लगे हुए थे। उसमें एक पूरा ध्वनिक और रासायनिक सेंसर पैकेज भी था। सरकारी टीवी पर उतराई की लाइव प्रसारण के दौरान उपकरण डेटा रिकॉर्ड कर रहा था। दबाव, करंट वेक्टर, तलछट दिशा, ध्वनि गति रीडिंग्स और पानी के नमूने उन्हीं निर्देशांकों पर लिए गए जहां सबसे गहरे ध्वनिक गलियारे गुआम के दक्षिण पश्चिमी हिस्से के पास पहुंचते हैं। चैलेंजर डीप की तह तक अब तक सिर्फ कुछ ही मानवयुक्त वाहन पहुंचे हैं। ट्रिएस्ट के बाद ये रिकॉर्ड 52 साल तक कायम रहा। फिर हॉलीवुड निर्देशक जेम्स कैमरून ने मार्च 2012 में अपने एकल डीप सी चैलेंजर से 35,700 फीट से भी अधिक गहराई तक गोता लगाया। 2022 के मध्य तक इतिहास में 30 से भी कम लोग इस खाई की तह तक पहुंच पाए थे, जो लगभग उतने ही हैं जितने लोग चांद पर चले हैं। बीजिंग में वह स्थान सिर्फ खाई ही नहीं, बल्कि आसपास की चीजों के कारण भी चुना। समुद्र तल की बनावट, पानी के स्तंभ में तापमान की परतें बनने का तरीका, गहरे समुद्र की बनावट से बनने वाली ध्वनिक परिस्थितियां, और सिर्फ 200 मील दूर गुआम है। इन सब के कारण ये पृथ्वी के सबसे रणनीतिक रूप से अहम पानी के नीचे के परिवेशों में से एक बनता है। अगर आप पनडुब्बी अभियानों की योजना बना रहे हैं, तो ये ठीक वैसी जगह है जिसे आपको बारीकी से समझना होगा। असल माल तो वो था जो फेंडोजा 28 नवंबर को अपनी मदरशिप पर वापस लेकर आई थी। ध्वनिक और समुद्र विज्ञान डेटा टेराबाइट्स में, जैसे वॉल्श और पिकार्ड ने 60 साल पहले किया था। जिस देश ने सैन्य काम को विज्ञान के नाम पर पेश करने का पूरा खेल शुरू किया, उसने सब देखा और कुछ नहीं कहा। तो वॉशिंगटन चुप क्यों रहा? संक्षिप्त जवाब यह है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के पास कोई ऐसा साफ सुथरा जवाब नहीं था जिससे ये न खुल जाए कि ये सिस्टम असल में कैसे काम करता है। इसे उजागर करने से खुद उसके लिए समस्याएं पैदा हो जाती। 60 से भी ज्यादा वर्षों से गहरे समुद्र के बारे में अमेरिकी समझ जानबूझकर बनाई गई अस्पष्टता की एक परत के नीचे तैयार की गई है। ऊपर से ये नागरिक विज्ञान था,
पर असल में ये गोपनीय जानकारी जुटाना था। इतिहास में हर नोआ अभियान के साथ संवेदनशील क्षेत्रों के पास समानांतर गतिविधियां भी होती थीं। वही पानी, वही उपकरण, लेकिन उद्देश्य अलग था। सोसस से विकसित हुई अंडर सी सर्विलेंस प्रणाली को शीत युद्ध के बाद ही पूरी तरह से स्वीकार किया गया था। 1991 तक ये जानबूझकर तटस्थ नामों जैसे ओशनोग्राफिक सिस्टम अटलांटिक और ओशनोग्राफिक सिस्टम पैसिफिक के पीछे मौजूद थीं। अपने इतिहास के अधिकांश समय तक, यहां तक कि उस पर सीधे काम करने वाले कर्मचारियों की भी सार्वजनिक रूप से सैन्य निगरानी मिशन का हिस्सा होने के रूप में पहचान नहीं की जाती थी। 2026 में उस नेटवर्क का बचा हिस्सा इंटीग्रेटेड अंडर सी सर्विलेंस सिस्टम कहलाता है। यह कुछ सीमित सुविधाओं और जहाजों द्वारा संचालित होता है, जो अधिकतर प्रशांत महासागर में हैं। 2026 तक केवल कुछ ही समर्पित निगरानी पोत इस क्षेत्र में गश्त करते हैं। 5 जहाज जो प्रशांत महासागर में मीलों लंबी हाइड्रोफोन श्रृंखलाएं खींचकर सतह के नीचे सुनते हैं। उनका काम स्थिर समुद्र तल सेंसरों के बीच की खाली जगहों को कवर करना है, ताकि वे वो पकड़ सकें जो स्थिर प्रणालियां नहीं पकड़ पाती। कमांड खुद शीत युद्ध के समय की तुलना में अब कहीं छोटा है, लेकिन हर प्लेटफॉर्म की क्षमता कई गुना बढ़ गई है। अगर वॉशिंगटन चैलेंजर डीप में चीनी गतिविधि का खुलकर विरोध करता, तो वही सवाल उस पर भी वापस आ जाता। संयुक्त राज्य अमेरिका 1960 से उन जल क्षेत्रों में आखिर कर क्या रहा है? कोई भी प्रशासन उस बातचीत को नहीं चाहता, चुप्पी से पर्दा बना रहता है। लेकिन एक और समस्या है, कानून। खाई अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र समुद्र कानून सम्मेलन का कोई अनुभाग गहरे समुद्र तल पर सैन्य स्वामित्व नहीं देता। कोई भी संधि किसी देश को वहां काम करने, उसका नक्शा बनाने या वहां से डेटा इकट्ठा करने से नहीं रोकती, जिसका मतलब है कि चीनी मिशन कानूनी है, ठीक वैसे ही जैसे वहां अमेरिकी ऑपरेशन भी पूरी तरह से कानूनी है। अगर वॉशिंगटन चैलेंजर डीप में चीनी ऑपरेशनों का औपचारिक विरोध करता है, तो वो ऐसा उदाहरण बना सकता है जिसे सहना मुश्किल होगा, क्योंकि जिस पल संयुक्त राज्य अमेरिका ये तर्क देता है कि अंतरराष्ट्रीय जल में गहरे समुद्र की गतिविधियों के लिए अनुमति की जरूरत है, वही मानक अमेरिका की अपनी प्रणालियों के खिलाफ भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसलिए वॉशिंगटन चुप रहता है। बोलने की कीमत चुप रहने से ज्यादा है। ये खाई तकनीकी रूप से माइक्रोनेशिया के समुद्री क्षेत्र में है, जो एक छोटा प्रशांत राष्ट्र है और अमेरिका से मुक्त संघ समझौते से जुड़ा है। 2009 में वॉशिंगटन ने आसपास के पानी को मारियाना ट्रेंच मरीन नेशनल मॉन्यूमेंट घोषित किया, जो 95,200 वर्ग मील में फैला संरक्षित क्षेत्र है और यूनाइटेड किंगडम से भी बड़ा है। इस घोषणा में व्यावसायिक मछली पकड़ने और संसाधन निकासी पर रोक है, लेकिन वैज्ञानिक सर्वेक्षण, गहरे समुद्र की मैपिंग, स्वायत्त वाहनों या सैन्य संबंधित समुद्र विज्ञान पर यह बहुत कम कहता है। उन्होंने समझने की कोशिश की कि क्या बदला, क्या खोया और अगले दशक में प्रशांत महासागर के समुद्र के नीचे की प्रतिस्पर्धा कैसी होगी। जितना करीब से उन्होंने देखा, उनकी चिंता उतनी ही बढ़ती गई। ध्यान आकर्षित करने वाले जहाजों में डोंगफांग होंग 3 शामिल है। यह चीन के ओशियन यूनिवर्सिटी के तहत संचालित है, लेकिन 2024 और 25 के दौरान इसकी गतिविधियां शैक्षणिक शोध से कम और व्यवस्थित टोही जैसी ज्यादा लग रही थीं। जहाज ने ताइवान और गुआम के पास घने ग्रिड पैटर्न में सर्वे किए, बार बार एक जैसे रास्तों पर चला ताकि समुद्र तल का विस्तृत नक्शा बन सके। इसने हिंद महासागर के रणनीतिक रूप से अहम हिस्सों से भी बार बार गुजरा। फिर मार्च 2026 में रॉयटर्स ने एक लेख प्रकाशित किया, जिसमें प्रशांत, हिंद और आर्कटिक महासागरों में काम कर रहे 42 चीनी अनुसंधान जहाजों की 5 वर्षों की गतिविधियों का पता लगाया गया था। 9 नौसैनिक युद्ध विशेषज्ञों ने इन गतिविधियों के पैटर्न की समीक्षा की। सभी ने एक ही निष्कर्ष निकाला, ये सामान्य नागरिक विज्ञान नहीं था। ये वे सर्वेक्षण पैटर्न हैं जो नौसेना पनडुब्बी अभियानों से पहले अपनाती है। उस बेड़े के कुछ जहाज शुरू से ही पीएलए नौसेना के लिए बने थे। उन्हें बाद में नागरिक ऑपरेटरों को सौंपा गया था। शांगयांग होंग क्लास इसका सबसे अधिक उद्धृत उदाहरण है। जनवरी 2024 में सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज के शोधकर्ताओं ने
64 सक्रिय चीनी अनुसंधान जहाजों की जांच की। उनमें से 80% से अधिक में सैन्य संबद्धता या दोहरे उपयोग की गतिविधियों के संकेत मिले। यह कोई संयोग नहीं था। 2 मार्च 2026 को रियर एडमिरल माइक ब्रोक्स, जो यूएस ऑफिस ऑफ नेवल इंटेलिजेंस के प्रमुख है, यूएस चीन आर्थिक और सुरक्षा समीक्षा आयोग के सामने पेश हुए और इस बदलाव का उल्लेख असामान्य रूप से सीधे शब्दों में किया। उन्होंने कहा कि चीन ने अपने महासागर सर्वेक्षण अभियानों का काफी विस्तार किया है और इसे रणनीतिक चिंता बताया। ब्रुक्स ने कहा कि ये डेटा चीनी नौसेना को पनडुब्बियों को छुपाने, हमारी पनडुब्बियों को खोजने और समुद्र तल पर सेंसर या हथियार लगाने के स्थान की जानकारी देता है। वॉशिंगटन अब तक खुलकर ये कहने के सबसे करीब पहुंचा था कि 2020 की चुप्पी क्या छुपा रही थी। इसमें 6 साल की देरी हो गई थी। उसी सुनवाई में वाइस एडमिरल रिचर्ड सीव्स ने कहा कि चीन अमेरिकी पानी के नीचे की बढ़त कमजोर करने में सक्रिय है। पीएलए नौसेना पनडुब्बी बेड़े का तेजी से आधुनिकीकरण कर रही थी, पनडुब्बी रोधी क्षमता बढ़ा रही थी और समुद्र तल की सेंसर प्रणालियों और नेटवर्क आधारित निगरानी में भारी निवेश कर रही थी। सीव्स के मुताबिक 2040 तक चीन की पनडुब्बी सेना प्रशांत में अमेरिकी प्रभुत्व को चुनौती दे सकती है, जबकि पनडुब्बियां पहले ही मौजूद हैं। पीएलए नौसेना 60 से अधिक पनडुब्बियां चलाती है। नए शिपयार्ड निवेशों से उत्पादन क्षमता 2 गुनी से ज्यादा हुई है। बेड़े में परमाणु ऊर्जा से चलने वाली अटैक पनडुब्बियां हैं, जिन्हें लंबी दूरी के अभियानों के लिए बनाया गया है और इन्हें गाइडेड मिसाइल पनडुब्बियों का समर्थन मिलता है, जो चीन के समुद्र तट से दूर शक्ति दिखाने के लिए बनाई गई हैं। संख्या मायने रखती है, लेकिन यही मुख्य चिंता नहीं है। असली बात यह है कि वे कहां संचालित हो सकते हैं। बीजिंग के पास इस बड़े प्लान के लिए एक नाम है। इसे ट्रांसपेरेंट ओशन कहा जाता है। इसका उद्देश्य समुद्र की अदृश्यता खत्म करना है, ताकि दुश्मन की पनडुब्बियों के छुपने की जगहें ना बचें, जबकि वही ध्वनिक फायदे चीनी नौकाओं को मिले। उस सिस्टम के शुरुआती हिस्से कई साल पहले दिखने लगे थे। 2014 में झेजियांग विश्वविद्यालय ने समुद्र तल सेंसरों को तटीय प्रोसेसिंग स्टेशनों से जोड़कर लगातार पानी के नीचे निगरानी की नींव रखी। फिर अगस्त 2025 में चीन और रूस ने व्लादिवोस्तोक के पास एक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया। दोनों देशों ने संचार प्रणालियां जोड़ी और रियल टाइम में ट्रैकिंग डेटा साझा किया, जिससे स्वचालित पानी के नीचे मारक वेब जैसी प्रणाली का परीक्षण हुआ। एक ऐसी प्रणाली बनाई गई थी जिससे गहरे गोता लगाने वाली पनडुब्बियों के लिए कोई भी जगह सुरक्षित नहीं रही। पीएलए की शोध टीम ने ऐसा एल्गोरिदम बनाया है जिससे सेंसर नेटवर्क हाइड्रोफोन बंद होने पर खुद को फिर से मार्गित कर सकता है और टारगेटिंग चेन कुछ हिस्से नष्ट होने पर भी सक्रिय रहती है। अब कई सेंसर ऐसे स्थानों पर लगे हैं जिन्हें सैन्य मकसद के अलावा कुछ और मानना मुश्किल है। ओशियन यूनिवर्सिटी ऑफ चाइना के शैक्षणिक पत्रों ने सिर्फ वैज्ञानिक अनुसंधान से ज्यादा परिचालन संबंधी गतिविधि की ओर इशारा किया। डोंगफांग होम 3 का संचालन करने वाला संस्थान लुजोन जलडमरू मध्य में ध्वनिक सेंसर तैनाती का विवरण भी प्रकाशित कर चुका है। ये सतही माप या अल्पकालिक प्रयोग नहीं थे। उन्होंने उन इंस्टॉलेशनों का वर्णन किया जो चुनी गई गहराइयों पर लगाए गए थे, ताकि समुद्र तल पर वर्षों तक लगातार डेटा एकत्र किया जा सके। रॉयटर्स ने अलग से बताया कि वॉशिंगटन उसी जलडमरू मध्य को उल्टे मकसद से चुपचाप मजबूत कर रहा है, ताकि चीन की खुले प्रशांत तक पहुंच रोकी जा सके। दोनों नौसेनाएं एक ही चेक पॉइंट पर विपरीत सिरों से लगभग एक जैसे कारणों से नेटवर्क बिछा रही हैं। फेंडोजा ने 2020 की रिकॉर्ड डाइव के बाद रफ्तार नहीं घटाई। 12 महीनों के भीतर इसने 28 डाइव पूरी की। यह एक बिना चालक के साथी सिस्टम, जिसे हेडाओ 1 के नाम से जाना जाता है, के साथ भी काम करने लगा। यह समुद्र तल पर स्वतंत्र रूप से चल सकता है और वहां जा सकता है जहां आम सबमर्सिबल्स नहीं पहुंच सकते। 2024 तक चीन के सर्वेक्षण बेड़े ने पश्चिमी प्रशांत महासागर में लाखों वर्ग मील समुद्र तल का नक्शा बना लिया था। इस स्तर का कार्य किसी खुले वैज्ञानिक कार्यक्रम में नहीं हुआ और सार्वजनिक रिकॉर्ड भी सिर्फ आंशिक परिणाम दिखाता है। इसका ज्यादातर हिस्सा गोपनीय सर्वरों में है और अब ये समुद्र की तलहटी में हथियारों की दौड़ बन रही है। हर प्रशांत शक्ति जिसके पास गहरे समुद्र का कार्यक्रम है, अरबों डॉलर की कोशिशें कर रही है, वो भी अमेरिकी अग्रिम ठिकानों की मारक सीमा के भीतर। ये सब कोई संयोग नहीं है। तो
ये सब आखिर किस ओर जा रहा है? देखिए, 3 अलग-अलग भविष्य एक साथ आ रहे हैं। इनमें से हर एक दाव को उस स्तर तक बढ़ा देता है जिसे खुली कूटनीति संभाल नहीं सकती। पहला वही है जिसमें हम पहले से ही रहते हैं, एक अदृश्य गहरे समुद्र की भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा जो पूरी तरह सामने नहीं आती। वॉशिंगटन और बीजिंग अपने मैपिंग सिस्टम बेहतर कर रहे हैं और मानव रहित जलमग्न वाहनों का बेड़ा बढ़ा रहे हैं। वे प्रशांत महासागर की ध्वनिक मॉडलों और समुद्र तल के नक्शों में और विवरण जोड़ रहे हैं। ये प्रतिस्पर्धा पारंपरिक क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा नहीं है। ये इस पर निर्भर करता है कि कौन समुद्र की छिपी संरचना को गहराई व स्पष्टता से देख सकता है। उपयोगी डेटा का हर घन मील ऐसी बढ़त बन जाता है जिस पर होड़ मचती है। इसका ज्यादातर हिस्सा जनता कभी नहीं देखती। कोई भी पक्ष नहीं बताना चाहता कि वे किस पर लड़ रहे हैं। दोनों पक्षों के सैन्य योजनाकार निजी तौर पर दूसरे भविष्य पर काम कर रहे हैं। अगर ताइवान या दक्षिण चीन सागर जैसे संवेदनशील क्षेत्र में संघर्ष हुआ तो परमाणु हथियारों से लैस पनडुब्बियों को हरकत में आना पड़ेगा। उस युद्ध में ध्वनिक भूगोल के भीतर मौजूद एक पनडुब्बी को फिलहाल निशाना बनाना लगभग असंभव है। उसके बाहर की पनडुब्बी को वार करने से पहले ही ट्रैक करके नष्ट किया जा सकता है। यहाँ मुद्दा जीवित बचे रहने की क्षमता का है। ये मूल रूप से परमाणु प्रतिरोध का गणित है। पहले हमले के बाद क्या बचता है और किसके पास अब भी पलटवार करने की क्षमता है। शीत युद्ध के दौरान अमेरिका ने प्रशांत परमाणु प्रतिरोध के लिए बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियों का उपयोग किया जो महीनों तक गायब रह सकती थीं। यह प्रतिरोध सफल था क्योंकि पनडुब्बियां ढूंढना असंभव था। जैसे ही उनका पता लगाया जा सकता है, रणनीति टूट जाती है। बीजिंग 15 वर्षों से जो डेटा इकट्ठा कर रहा है वह केवल सैद्धांतिक नहीं बल्कि संघर्ष के समय कुछ घंटों में उपयोगी हो सकता है। मित्र देशों की नौसेनाएं भी वही देख रही हैं और अपने निष्कर्ष निकाल रही हैं। जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, ऑकस के तहत कैनबरा का परमाणु ऊर्जा से संचालित अटैक पनडुब्बियां हासिल करने का फैसला 2021 में घोषित किया गया था और 2023 तक इसे आगे बढ़ाया गया। कागजों पर यह आधुनिकीकरण और प्रतिरोधक क्षमता है, लेकिन निजी तौर पर यह एहसास है कि प्रशांत में पानी के नीचे की बढ़त अब सुनिश्चित नहीं रही। जापानी नीति निर्माता जो कभी भी आक्रामक समुद्री निगरानी जैसी किसी भी चीज से बचते थे, अब खुलेआम विस्तारित ध्वनिक संवेदन क्षमताओं पर चर्चा कर रहे हैं। जो उपकरण एक दशक पहले राजनीतिक रूप से अकल्पनीय थे, अब जरूरी बुनियादी ढांचे माने जा रहे हैं। मित्र देशों की राजधानियां चेतावनी देकर कार्रवाई कर रही हैं। तीसरी संभावना पर कोई बात नहीं करना चाहता। चीन अब समुद्र की गहराई तक पहुंचकर अमेरिकी क्षेत्र के पास समुद्र तल पर लंबे समय तक अंडर वाटर ड्रोन तैनात कर सकता है। अंतरराष्ट्रीय समुद्र तल पर शत्रुतापूर्ण कार्य क्या है, इस पर देशों में सहमति नहीं है। गहराई में टकराव के लिए कोई खास नियम नहीं है, यहाँ तक कि जब किसी देश को अपने सैन्य अड्डों के पास दूसरे देश का गुप्त उपकरण भी मिल जाए। इतिहास में ऐसा उदाहरण शुरुआती शीत युद्ध की टोही उड़ानों के गतिरोध में देखा गया था। 1960 में गैरी पावर के U-2 विमान को सोवियत संघ के ऊपर मार गिराए जाने की घटना ने दोनों पक्षों को ये तय करने के लिए मजबूर किया कि क्या सहनीय है, इसके लिए चुपचाप नियम बनाए जाएं। पानी के नीचे अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ और अगर हो भी जाए तो इसे संभालने के लिए कोई सहमत नियम नहीं है। प्रतिस्पर्धा अब झंडा गाड़ने या रिकॉर्ड गोतों जैसे साफ दिखने वाले पड़ावों से हटकर ऐसी चीजों की ओर बढ़ रही है जिन्हें साबित करना और भी कठिन है। ऐसे सेंसर जो सुन सकते हैं, नेटवर्क जो आपस में संवाद कर सकते हैं और प्लेटफॉर्म जो सिद्धांततः सतह पर आए बिना अपनी पहचान बताए व्यवधान पैदा कर सकते हैं या हमला कर सकते हैं। जो समुद्र की उस परत को नियंत्रित करता है वह सतह के शिपिंग लेन या हवाई गलियारों से अधिक पनडुब्बी युद्ध का भविष्य भी नियंत्रित करता है। ये कहानी मारियाना ट्रेंच की नहीं बल्कि उस जगह की है जहां वॉशिंगटन और बीजिंग सच में प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। 2026 की शुरुआत में ज्यादातर खबरें ताइवान, सेमीकंडक्टर नियंत्रण, टैरिफ और दक्षिण चीन सागर में द्वीप निर्माण पर केंद्रित हैं। प्रतिस्पर्धा का बड़ा हिस्सा कम दिखाई देने वाली जगहों पर है। चैलेंजर डीप इसका चरम उदाहरण है, लेकिन यह अकेला नहीं। 99% वैश्विक इंटरनेट ट्रैफिक समुद्र के नीचे फाइबर ऑप्टिक लाइनों से गुजरता है। दुनिया के समुद्र तल के नीचे 600 से अधिक अलग अलग केबलें फैली हुई हैं
जिनसे हर दिन लगभग 10 ट्रिलियन डॉलर के वित्तीय लेन देन गुजरते हैं। इनमें से अधिकतर बहुत उथले पानी में हैं, जहां पहुंचना आसान है। हमने ये भी देखा है कि वे कितनी असुरक्षित हैं। सितंबर 2022 में बाल्टिक सागर में नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन पर हमला। ये दिखाता है कि पानी के नीचे पाइप और केबलों को निशाना बनाया जा सकता है और तुरंत जवाबदेही नहीं होती। 2023 से बाल्टिक और ताइवान के आसपास केबल कटने की घटनाओं ने वही सवाल खड़े किए हैं। पेंटागन अब समुद्र तल की सुरक्षा को अलग मिशन मानता है। पृथ्वी की सतह का 71% हिस्सा महासागरों से घिरा है और समुद्र तल का अधिकतर भाग सैन्य सटीकता से मैप नहीं हुआ था, लेकिन अब ये बदल रहा है। चीन प्रशांत, हिंद और आर्कटिक महासागरों में 42 रिसर्च जहाज चलाता है। समुद्र तल पर सैकड़ों सेंसर लगे हुए हैं। छोटे देशों की बढ़ती सूची बीजिंग को अपने जल क्षेत्र में आने दे रही है। बदले में बंदरगाह और सड़कें मिल रही हैं। अमेरिका नेवल रिसर्च ऑफिस और डार्पा इसका जवाब दे रहे हैं। उसके पास बड़े चालक रहित पानी के नीचे वाहनों का बढ़ता बेड़ा है। स्नेक हेड और ऑर्का जैसे प्रोग्राम है जो महीनों तक खुद काम करते हैं। इनमें ऑर्का सबसे बड़ा है। बोइंग ने अमेरिकी नौसेना के लिए इसका पहला प्रोटोटाइप दिसंबर 2023 में सौंपा। ये लगभग स्कूल बस जितना बड़ा है और पानी के अंदर काम करने के लिए बना है। ऑर्का एक मिशन में 6500 समुद्री मील यात्रा कर सकता है, जो पूरे प्रशांत महासागर पार करने के लिए काफी है। प्रोटोटाइप के सफल प्रदर्शन के बाद नौसेना ने और यूनिट्स खरीदने का फैसला किया, जिससे ये अवधारणा प्रयोगात्मक प्लेटफॉर्म से आगे बढ़ी। चीनी पक्ष में मानव रहित पानी के नीचे चलने वाले वाहनों का समकक्ष तंत्र पैमाने में काफी बड़ी है, जो कई कार्यक्रमों और संस्थानों में फैली हुई है। और यही अंतर इस प्रतिस्पर्धा के इस चरण में निर्णायक बदलाव की ओर इशारा करता है। अब ये केवल साधारण पनडुब्बियों तक ही सीमित नहीं है, ये मानव रहित प्रणालियों की ओर बढ़ रहा है। यानी ऐसे नेटवर्क से जुड़े प्लेटफॉर्म जो लंबे समय तक काम कर सकते हैं, सेंसर कवरेज बढ़ा सकते हैं और पानी के नीचे के वातावरण को लगातार आकार दे सकते हैं। किंगदाओ में पुनः नामित संयुक्त प्रयोगशाला के चीनी शोधकर्ता ध्वनिक ग्लाइडरों को पनडुब्बी रोधी युद्ध उपकरण के रूप में अनुकूलित कर रहे हैं। हार्डवेयर में खुद कुछ भी नया नहीं है। जो बदल रहा है वो है इसका इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है। ये खाई इस दौर में सबसे गहरी और सबसे मूल्यवान जगह है। बेहतर ध्वनिक नक्शा बनाने वाले को पता चलेगा कि परमाणु पनडुब्बियां पहले हमले के बाद जवाबी कार्रवाई करने लायक समय तक बच सकती हैं या नहीं। यही समुद्री निरोध का मूल है। अगर दोनों पक्षों को यकीन है कि उनकी पनडुब्बियां बची रहेंगी, तो युद्ध सीमित रहता है। अगर एक पक्ष विश्वास खो देता है, तो संतुलन बदल जाता है। नवंबर 2020 आखिरी बार था जब इसे विज्ञान माना गया। इसके बाद अर्थ बदल गया। झंडा अब खोज नहीं, बदलाव का प्रतीक था। उस बिंदु के बाद असली मुकाबला ये नहीं रहा कि कौन सबसे नीचे पहुंचता है। असली मुकाबला ये था कि कौन इतनी स्पष्टता से देख सकता है कि सबसे पहले कार्रवाई कर सके। यही वो हिस्सा है जहां गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। आज मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आप ऐसे और वीडियोस देखना चाहते हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन चालू करें। इससे वाकई फर्क पड़ता है। फिर से धन्यवाद। अगली बार मैप पैक पर मिलेंगे।